आज मैं तुम्हें जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपने पिछले पेपर में भी देखा होगा, इससे 2-3 क्वेश्चन आ रखे थे। वो वैसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि जो पृथ्वी में जीवन है वो किस तरीके से काम करता है और इस जीवन में विविधता होना क्यों जरूरी है। समझ गया ना? तो इस संबंध में जिस टॉपिक पे आज मैं बात कर रहा हूँ वो है जैव विविधता। जैव विविधता, यानी कि बायोडाइवर्सिटी। समझ गया ना? और इस पे मैं एक चीज और बात करूंगा, जैव विविधता हॉट स्पॉट, तप्त स्थल, यानी कि बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी को समझ लेते हैं, यानी कि जैव विविधता को समझ लेते हैं। जैव का मतलब क्या है बताओ? जैव, जैव का मतलब क्या है? जीवन। जैव का मतलब क्या है? जीवन। ठीक है, और विविधता का मतलब क्या है? भिन्नता। समझ गया ना? यानी कि भिन्नताएं, यानी कि इस शब्द का मीनिंग क्या हुआ? जीवन की भिन्नताएं। समझ गया ना? इस पृथ्वी में जितने भी तरह के आपके क्या हैं, जीव हैं, उनके जीवन में भिन्नताएं हैं। समझ गया ना? जैसे गाय है, उसका जीवन अलग तरह का है। मनुष्य है, उसका जीवन अलग तरह का है। कोई पक्षी है, उसका जीवन अलग तरह का है। कोई जल में रहने वाला जीव है, उसका जीवन अलग तरीके का है। समझ गया ना? तो इस पृथ्वी में जीवन के बीच पाए जाने वाली भिन्नताओं को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। ठीक है, मतलब इस पृथ्वी में जीवन के बीच पाए जाने वाली विविधताओं को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, अब इसका होना क्यों जरूरी है? आप कह रहे होंगे कि क्या इससे क्या फर्क पड़ता है कि जैव विविधता है या नहीं है। समझ गया ना? फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है। समझ गया ना? क्योंकि इस पृथ्वी का संतुलन निर्भर करता है किस पर? जैव विविधता पर। जिस पे जो भी जीवन है उसका संतुलन हमेशा जैव विविधता पर निर्भर करेगा। समझ गया ना? आप सोचते होंगे कि सांप नहीं भी रहेंगे, जैसे आप सांप को देखते हो तो आपके मन में क्या विचार आता है कि इसे मार दे। समझ गया ना? इसके ना होने से भी हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें काटने या डसने का डर समाप्त हो जाएगा अगर सांप नहीं होंगे तो। पर ऐसा नहीं है। समझ गया ना? उसका जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गया ना? एक बार के लिए सोचो, अगर सांप नहीं होंगे तो आपके खेत में चूहों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी। समझ गया ना? और चूहों की संख्या बढ़ जाएगी तो वो आपका अनाज खत्म कर देगा। समझ रहे हो? और आपके लिए अगर अनाज की कमी होनी शुरू होगी तो अकाल पड़नी शुरू हो जाएंगे, तो उससे मनुष्य की मृत्यु होनी शुरू हो जाएगी, भूखमरी शुरू हो जाएगी। समझ गया ना? तो बड़े बड़े अकाल पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं सांप का जीवन हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है या नहीं? क्योंकि खाद्य श्रृंखलाएं बनी हुई है। समझ गया ना? एक बार के लिए सोचो कि अगर आपके पृथ्वी में बाघ नहीं होंगे, समझ रहे हो, तो होगा क्या? जो जिन्हें भाग बाघ खाता है, जिन प्राणियों को, क्योंकि बाघ क्या है? एक शाकाहारी प्राणी है। समझ गया ना? जिन जंतुओं को खाता है वो जंतु क्या, बाघ ना होने से इतनी संख्या में बढ़ जाएंगे कि उससे पूरी प्रकृति में क्या, जो भी आपके क्या वनस्पतियां उग रही हैं उन्हें ही चट कर देंगे, खत्म कर देंगे वनस्पतियों को। समझ गया ना? वनस्पतियां नहीं होंगी तो आपके और जो वनस्पतियों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन का चक्र चल रहा है वो प्रभावित हो जाएगा। समझ गया ना? इतनी बड़ी मात्रा में जो आपके जंतु हैं उनके लिए ऑक्सीजन उत्सर्जित कर रहे हैं पेड़ पौधे, भोजन बना रहे हैं पेड़ पौधे। समझ गया ना? अगर शाकाहारी शाकाहारी रह जाएंगे, मांसाहारी नहीं होंगे, तो शाकाहारी क्या, सारे शाक मतलब जो भी आपके हरी वनस्पतियां उन्हें समाप्त कर देंगे। तो उनका होना भी जरूरी है। तो इस प्रकार से आप ये सोच लो कि एक माला है ये, जो एक धागे में गूंथी गई है। जैव विविधता क्या है? एक माला है जो एक धागे में गूंथी गई है। समझ गया ना? और हर जीव उस माला में किसकी तरह है? एक एक दाने की तरह है। माला ऐसे ही होती है ना? और माला को लास्ट में क्या करते हैं? गांठ बांध देते हैं ताकि एक भी दाना उससे बाहर ना जाने पाए। समझ गया ना? अगर मान लो इसमें से ये धागा टूट गया यहां से
और ये दाना बाहर चला गया तो क्या होगा? अगले भी दाने के बाहर जाने का नंबर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो इस तरीके से इसमें एक एक करके फिर सारे दाने क्या होंगे? माला से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए हर जीव का अस्तित्व इस प्रकृति में जरूरी है। समझ गया ना? तो जीवन की इसी विविधता को, जो एक दूसरे से क्या अंतर संबंध भी रखते हैं, समझ गया ना, एक दूसरे से अपने जीवन का यापन भी करते हैं, प्रतिद्वंदी भी हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं। समझ गया ना? इसी को कहते हैं जैव विविधता। ठीक है। वैसे जब जैव विविधता के प्रकारों की बात होती है, जैव विविधता के प्रकारों की बात होती है, तो उसे हम 3 भागों में बांट लेते हैं। एक को बोलते हैं आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरे को बोलते हैं प्रजातीय जैव विविधता, और तीसरे को बोलते हैं पारिस्थितिकी जैव विविधता। मतलब जीवन में 3 स्तरों पर विविधता होती है। एक तो आनुवंशिक स्तर पर। आनुवंशिक स्तर पर देखो, मनुष्य क्या है? एक जाति है। मनुष्य में ही क्या होगा? आनुवंशिक स्तर पर कई तरह के मनुष्य होंगे। समझ गया ना? कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, किसी का सांवला होगा, किसी का गेहुआ रंग होगा, कोई लंबा होगा, कोई क्या मध्यम आकार का होगा, कोई नाटा होगा, कोई पुरुष होगा, कोई स्त्री होगा। होगा या नहीं? समझ गया ना? तो आप ये सोच लो कि एक ही प्रजाति में आनुवंशिक रूप से कितनी भिन्नताएं है या नहीं है? तो उस विविधता को, यानी कि जीवन में मतलब आनुवंशिक आधार पर जो भिन्नता आ जाती है, उसे बोलते हैं आनुवंशिक जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता, जैसे आपका एक घर है, समझ गया ना? आपके घर में मान लो मनुष्य भी है, ठीक है, गाय भी है, कुत्ता भी है, बिल्ली भी है। समझ रहे हो? ये क्या हो गई? जातीय। कौन सी वाली? जातीय विविधता, प्रजातीय विविधता जिसे बोलते हैं। समझ गया ना? तो ये आपका जो विविधता है वो किसके कारण है? अलग अलग प्रजातियों की उपस्थिति के कारण है। समझ गया ना? एक स्थान पर जब अलग अलग प्रजाति के क्या जंतु या वनस्पतियां पाई जाती हैं, समझ गया ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? जातीय। और जब एक ही तरह की प्रजाति, एक ही प्रजाति के अंदर जो आपके क्या भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आनुवंशिक। समझ गया ना? जैसे आम ही है, समझ गया ना? आम को आप बोलते हो ये दशहरी है, ये लंगड़ा है, समझ गया ना, ये चौसा है, ये बनारसी है, ये हापुस है, बोलते हो या नहीं? सबके आकार क्या होते हैं? अलग अलग। देखते ही पता चल जाता है ना कि ये क्या कौन सा है? बनारसी आम है, ये दशहरी है। देख के पता चलता है या नहीं? तो है तो आम ही, लेकिन आनुवंशिक रूप से क्या है? अलग 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 हो जाते हैं। वो आम है, प्रजाति एक ही है, लेकिन क्या आनुवंशिक भिन्नताएं हैं सब में। तो वो आनुवंशिक जैव विविधता है, यानी कि एक ही प्रजाति के बीच अपने आंतरिक क्या भिन्नताएं। और दूसरा क्या? प्रजातीय भिन्नता है। ये कुत्ता अलग प्रजाति है, मनुष्य अलग प्रजाति है, गाय अलग प्रजाति है, बिल्ली अलग प्रजाति है। तो ये जातीय विविधता हो गई। पारिस्थितिक विविधता का मतलब हो गया अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में जो आपके जंतुओं की विविधताएं होती हैं। समझ गया ना? रेगिस्तान के जंतुओं की विविधता अलग होगी, जल के जंतुओं की विविधता अलग होगी, जंगल में रहने वाले जंतुओं की विविधता अलग होगी, दलदलीय क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं की विविधता अलग होगी, हिमालयी जो आपके क्षेत्र में रहने वाले जंतु हैं उनकी विविधता अलग होगी। सब अलग अलग प्रकार के होंगे या नहीं? जो पानी में रहने वाले जंतु हैं उनका जो आपका क्या शारीरिक ढांचा है, उनके भोजन है या उनके जीवन यापन करने की जो पद्धतियां हैं वो अलग होंगी। हिमालय में रहने वालों की अलग होंगी और रेगिस्तान में रहने वाले अलग होंगी। उसे बोलते हैं पारिस्थितिकीय जैव विविधता। तो एक तो अपने अंदर ही जैव विविधता है,
एक एक दूसरे से जैव विविधता है, एक पूरे तंत्र की जैव विविधता है। समझ गया ना? तो जीवन की भिन्नताओं को हम 3 आधारों पर बांट सकते हैं, एक आनुवंशिक आधार पर, एक प्रजाति आधार पर, एक पारिस्थितिकीय आधार पर। समझ गया ना? और जिस स्थान पर जितनी ज्यादा प्रजातियां, जितने प्रकार के जंतु होंगे, जैव विविधता उतनी ही क्या मानी जाएगी? समृद्ध। जैव विविधता उतनी ही समृद्ध मानी जाएगी। जितने ज्यादा क्या होंगी? प्रजातियां होंगी, जैव विविधता उतनी ही समृद्ध होगी। तो जैव विविधता का एक मोटा मोटा क्या है? प्रकार है जो आनुवंशिक प्रकार, दूसरा क्या है? प्रजातीय, तीसरा क्या है? हाँ, पारिस्थितिकी। समझ गया ना? 3 तरह की जैव विविधता होती है। यानी कि इस संसार में जो भी आपकी प्रजाति है उसके अंदर भी जैव विविधता हो, उनके अंदर भी अपने क्या होंगे? भिन्नताएं पाई जाएंगी। और 2 जीवों के बीच तो भिन्नता होगी ही होगी, 2 वनस्पतियों के बीच तो भिन्नता होगी ही होगी। समझ गया ना? 2 स्थान, अलग अलग स्थानों में जो आपके जीव पाए जाते हैं उनमें भी भिन्नता होगी। समझ गया ना? ये कहने का मतलब है। और जैव विविधता वहां ज्यादा समृद्ध होगी जहां जीवन के लिए दशाएं अनुकूल हों। समझ गया ना? अब जीवन के लिए दशाएं क्या है बताओ? जीवन के लिए अनुकूल दशाएं क्या है? अनुकूल दशाएं क्या है बताओ? सबसे पहले क्या चाहिए बताओ किसी भी जीव को जीवन यापन करने के लिए? भोजन। भोजन की उपलब्धता। ठीक है। दूसरा क्या चाहिए? आवास। आवास का मतलब क्या होता है बताओ? आवास का मतलब होता है सुरक्षा। आवास क्या करता है? किसी भी प्राणी को सुरक्षा देता है। आवास का मतलब सुरक्षा है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। समझ गया ना? आप अपने आवास इसलिए बनाते हो ताकि सर्दी, गर्मी, समझ गया ना, आपका बारिश, जो भी मौसम है, या जंगली जानवरों से, समझ गया ना, या बाह्य जो भी कारक है जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे आप क्या रहें? अलग रहें। इसलिए तो आवास बनाते हैं। आपका आवास घर है, समझ गया ना? चिड़िया का आवास पेड़ होगा, है या नहीं? शेर का आवाज क्या होगा? जंगल। हिरण का आवाज क्या होगा? जंगल। मछली का आवाज क्या होगा? जल होगा ना? समझ रहे हो? तो सब अपने अपने आवास क्या इसलिए ढूंढते हैं ताकि वो वहां पर अनुकूल तरीके से जीवन यापन कर सके। समझ गया ना? तो भोजन है, आवास है, समझ गया ना? भोजन में जल की उपलब्धता भी है। भोजन के साथ आपको पानी भी तो चाहिए, पानी की उपलब्धता भी तो आवश्यक है ना? आज तो भौतिक युग में जी रहे हो, आपके पास बहुत सारे क्या हैं? वैज्ञानिक उपकरण हैं जिससे आप तरह तरह की चीजें इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। समझ गया ना? आपके यहाँ गेहूं नहीं हो रहा है तो आप तराई से ले आते हो। समझ गया ना? तराई में आपका सेब नहीं हो रहा है तो वो पहाड़ों से ले जा रहे हैं। समझ गया ना? आज साधन है। लेकिन आज से 200-400 साल पहले लोग कहाँ बस रहे थे बताओ? अगर आप इंसान की बसावट देखोगे तो नदियों के किनारे घाटियों में सबसे ज्यादा होगी। क्यों होगी? क्योंकि नदी के किनारे क्या था? पानी की उपलब्धता थी। समझ गया ना? और नदी की घाटियों में पानी के, नदी के जो बहाव के कारण आई हुई मिट्टी थी वो बहुत क्या थी? उपजाऊ थी। उस पे भोजन उगाना आसान था। समझ गया ना? तो इस वजह से लोग वहां ज्यादा रह रहे थे। समझ गया ना? वैसे ही जंगलों में जानवरों को देखोगे, समझ गया ना, तो जानवर उन जंगलों में ज्यादा रहेंगे जहां वर्ष भर उनके लिए खाना हो। समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या ये दशा है। और जो आपका भौतिक दशाएं हैं, समझ गया ना, उनमें जल है और आपका प्रकाश है। प्रकाश जो किसको नियंत्रित करेगा? ताप को। समझ गया ना? मिट्टी है जो क्या करेगी? वनस्पतियों को उगाएगी भोजन के रूप में। समझ रहे हो? तो ये सारी दशाएं भी क्या करेंगी? प्रभावित करेंगी जो मनुष्य के लिए अनुकूल है या नहीं है। रेगिस्तानों में आबादी कम क्यों है बताओ? रेगिस्तानों में जैव विविधता कम क्यों है? या ग्लेशियरों में जैव विविधता कम क्यों है? क्योंकि अनुकूल दशाएं नहीं है। दशाएं कैसी हैं? प्रतिकूल है। समझ गया ना? वहां पर आपका क्या, आपके प्रकाश की मात्रा कम है। समझ गया ना? ताप कम रहता है। समझ गया ना? मिट्टी नहीं दिखती है, मिट्टी में भोजन उगाना इतना आसान नहीं है। समझ गया ना? जल की उपलब्धता नहीं है।
समझ गया ना, भोजन, जल, समझ गया ना, ये सारी चीजें वहां पर क्या है, ताप आपके कम मात्रा में पाई जाती है। यही कारण है जो हमारी पृथ्वी है उसमें जैव विविधता का जो आपका क्या है बंटवारा है वो सब जगह एक समान नहीं है। समझ गया ना, अगर आप पृथ्वी में देखोगे तो सीधी सी बात है जो आपकी जैव विविधता होगी उसमें सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र कौन सा होगा, ये जो आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा पर सबसे आपका समताप की स्थिति होती है पूरे वर्ष भर, यानी कि सबसे अधिक ताप वर्ष भर कौन प्राप्त करता है, भूमध्य रेखा। समझ गया ना। जीवन के लिए एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, जीवन के लिए, किसी भी तरह के जीवन, मनुष्य के लिए नहीं, जीवन के लिए जो सबसे अनुकूल दशा है, अनुकूल दशा है वो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप। इस पे जीवन सबसे ज्यादा फलता फूलता है, ठीक है। आपने देखा होगा गर्मियों के बाद बरसात के समय, समझ गया ना, जब तापमान इसके आसपास होता है तो आपको प्रकृति में हर जगह हरियाली नजर आती है, आती है या नहीं, हर तरह की वनस्पतियां क्या अपने चरम पर होती है। लेकिन अभी आपने देखा शीत ऋतु में, समझ गया ना, तापमान बहुत कम है, समझ गया ना, गेहूं उगा हुआ है तो धरती से ही चिपका हुआ है, ऊपर को बढ़ ही नहीं पा रहा है क्योंकि ताप क्या है, कम है। या दूसरे आपकी वनस्पतियां सूख गई हैं, समझ गया ना, वो उग ही नहीं पा रही है, समझ गया ना, या जो उगी हुई है वो भी सूख गई है। तो ऐसा क्यों है बताओ, ताप की कमी के कारण, समझ गया ना। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के लिए जो ताप की अनुकूल दशा है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी में, यहां तापमान कितना सेल्सियस बना रहता है, लगभग वर्ष भर यही रहता है, समझ गया ना, क्योंकि सूर्य लंबवत या तो कहां जाएगा 23.5 मकर रेखा तक या 23.5 कर्क रेखा तक। लंबवत तो इसी बीच रहेगा ना, लंबवत कहां रहेगा, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री। समझ गया ना। इस संपूर्ण क्षेत्र को बोलते हैं क्या, उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं, कटिबंध। ये सबसे अनुकूल तापीय दशा प्रदान करता है, समझ गया ना। इसीलिए इन क्षेत्रों में जीवन जीने के लिए सबसे अनुकूल दशा होती है, समझ गया ना। अब यहां इसमें अगर आप देखोगे तो दक्षिण अमेरिका का जो अमेजोन बेसिन है वो आएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कौन सा क्षेत्र आएगा इसमें, अमेजोन बेसिन। अभी हम मैप में भी जाएंगे, समझ गया ना, वहां आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लेकिन मैं अभी आपको केवल क्या एक मोटा मोटा ग्लोब में क्या स्थिति है ये बता देता हूं, फिर उसके बाद मैप में जा रहे हैं हम, ठीक है। दूसरा जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका आएगा कोंगो जायरे बेसिन, समझ गया ना। और जो एशिया महाद्वीप है उसका आएगा इंडोनेशिया का बोर्नियो और सुमात्रा क्षेत्र, समझ गया ना। बाकी यूरोपियन महाद्वीप ऊपर है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इससे नीचे है, अंटार्कटिका महाद्वीप तो दक्षिण ध्रुव में ही है, समझ गया ना। तो पृथ्वी का यह जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता होगी, समझ गया ना। ताप है और जल है, मिट्टी है, वनस्पतियां खूब सारी उग रही हैं, तरह तरह की वनस्पतियां उग रही हैं, समझ गया ना। अब इन वनस्पतियों की पत्तियों को खाने वाले कीट हैं, वनस्पतियों को खाने वाले जंतु हैं, समझ गया ना। इन कीटों और जंतुओं को खाने वाले क्या है, पक्षी भी हैं, समझ गया ना। इन जंतुओं को खाने वाले मांसाहारी मांसाहारी भी हैं, समझ गया ना। इन सब का जब क्या हो जाता है, मृत हो जाते हैं, इनका क्षय करने वाले, समझ गया ना, जिन्हें हम डीकंपोजर बोलते हैं, यानी कि वहां पर सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, समझ गया ना। वो सूक्ष्म भी जीव भी पर्याप्त मात्रा में होंगे क्योंकि इनका क्षय तो वही करेंगे, मृत शरीरों का करेंगे या नहीं। तो इसका मतलब यह है कि वनस्पति का अधिकतम होना एक निश्चित आवास और भोजन उपलब्ध कराएगा, किनके लिए, शाकाहारियों के लिए। और शाकाहारियों का अधिक होना
किसके लिए अनुकूल हो जाएगा? मांसाहारियों के लिए, क्योंकि उनके लिए भोजन की उपलब्धता आसानी से रहेगी। समझ गया ना? और इन जीवों के लिए, इन सभी जीवों के सड़ने गलने के दौरान उनको क्या करना? डिकम्पोस्ट करना। समझ गया ना? उनका क्षय करना इनके लिए आसान रहेगा, तो इनकी भी उपलब्धता रहेगी। समझ गया ना? जीवन के जितने रूप हैं, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, सब ज्यादा मात्रा में होंगे यहां पर, क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर है ना सब, है या नहीं है? समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि क्या जो आपके जीव हैं, समझ रहे हो, वो किसी दूसरे जीव के बिना ही क्या अस्तित्व में रहेंगे? यह सह अस्तित्व है। समझ गया ना? एक जीव दूसरे पर निर्भर है। समझ गया ना? और एक जीव की समृद्धि हमेशा दूसरे जीव के लिए क्या लाभदायक होती है। इसीलिए सबके बीच संतुलन बने रहना बहुत जरूरी है। जैव विविधता इसी को बोलते हैं। समझ गया ना? और हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जैव विविधता हमेशा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते जाते क्या हो जाएगी? कम। क्या हो जाएगी? कम। जैव विविधता भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाओगे तो कम होगी। भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपीय बेल्टें पड़ रही हैं। यहां दक्षिण अमेरिका, यहां अफ्रीका और यहां एशिया। जब महाद्वीप पड़ रहे हैं और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में है तो यहां उमस होगी। समझ गया ना? उमस होगी तो 2 बजे के बाद या दोपहर के बाद हर दिन यहां क्या होगी? बारिश। समझ गया ना? जहां बारिश होगी 200-250 सेंटीमीटर से अधिक, वहां क्या होंगे? समृद्ध वर्षावन होंगे। समझ गया ना? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में ही संसार की सबसे ज्यादा जैव विविधता होगी। समझ गया ना? बाकी यहां पहुंचोगे तो यहां तो ग्लेशियर है। समझ गया ना? मिट्टी नहीं दिख रही है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऊंची ऊंची परतें हैं किसकी? बर्फ की। समझ गया ना? तो वहां जीवन उगेगा कैसे? जब उगेगा नहीं तो उसे खाने वाले जंतु कहां से आएंगे? समझ गया ना? तो यहां जैव विविधता नहीं है, कम है, बहुत रेयर होगी। समझ गया ना? यहां क्या है? ज्यादा है। तो ग्लोब पर जैव विविधता बहुत सबसे ज्यादा कहां पर होगी? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में भी उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में सबसे ज्यादा होगी। और संसार में जहां जहां उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाएंगे वहां जैव विविधता होगी। समझ गया ना? इसे हम मैप में देख लेते हैं कि संसार में जो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है इनमें जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां कहां है? सबसे ज्यादा जैव विविधता ठीक है। ये जो आपको मैप दिख रहा है ये पूरा ग्लोब है। ये जो मैप दिखाई दे रहा है ये पूरा ग्लोब है। ठीक है। इस ग्लोब में अगर आप देखोगे, समझ गया ना, तो ये तो है आपका उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ये क्या है? उत्तर अमेरिका। ठीक। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक। ये यूरोप है। और इधर का हिस्सा ये वाला क्या है? पूरा एशिया महाद्वीप। ये पूरा, और ये वाला जो दिख रहा है ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सब दिख रहे हैं ना ग्लोब में, सारे के सारे। ठीक है। और जो आपको ये रेड करा हुआ दिख रहा है, लाल वाला जो है, समझ रहे हो, ये दुनिया के सबसे समृद्ध क्या है? जैव विविधता क्षेत्र है। दुनिया के सबसे समृद्ध जैव विविधता क्षेत्र है। और भूमध्य रेखा गुजर रही है, देखो यहां से, ये है भूमध्य रेखा। समझ गया ना? जो मैं अभी कह रहा हूं अमेजॉन बेसिन, कौन से? अमेजन बेसिन। ये है अमेजॉन नदी का बेसिन है। ठीक है। जो मैं कह रहा था अभी कॉन्गो जायरे बेसिन अफ्रीका में, वो क्षेत्र ये है। समझ गया ना? और जो मैं बोल रहा हूं बोर्नियो, सुमात्रा, समझ गया ना, इंडोनेशिया का वो वाला क्षेत्र है। ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा आपको क्या रेड एरिया इनके आसपास दिख रहे हैं ना? अब ध्रुवों की तरफ गए नीचे को देखो, ये
ये ध्रुवों की तरफ गए आप नीचे को, समझ गया ना, तो ये रेड एरिया क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। इसी एरिया में सिमटे हुए हैं ना पूरे रेड एरिया। और आपका ये जो रेड करा हुआ समुद्र में दिख रहा है प्रशांत महासागर में, और इधर जो रेड एरिया दिख रहा है प्रशांत महासागर में, समझ गया ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये भी तो जैव विविधता वाला क्षेत्र है, क्योंकि ये भी तो भूमध्य रेखा में है, यहां भी तो गर्म होता है पानी। यहाँ के पानी का टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है हमेशा। तो यहाँ जो समुद्री जीव हैं उनके पनपने के लिए सर्वाधिक क्या है, अच्छा वातावरण है, क्योंकि इन क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जहां 21 डिग्री के आसपास क्या रहता है, टेम्परेचर रहता है, और पानी शांत और साफ रहता है, ऐसे क्षेत्रों में अगर गहराई कम है तो प्रवाल भित्तियां सबसे ज्यादा पनपेंगी। और घर है प्रवाल भित्ति समुद्री जीवों के लिए सबसे उत्तम घर माने जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये भी वह क्षेत्र हैं जैव विविधता वाली, भूमध्य रेखा के निकट ही होंगे ये भी। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये भी जैव विविधता वाला क्षेत्र है, समझ गया ना। तो ऊपर की तरफ देखो, ये यहां दिख रही है आपको जैव विविधता, रेड एरिया है सारे जैव विविधता। जैव विविधता सघन क्षेत्र कौन से हैं, सारे रेड एरिया वाले, समझ गया ना। सब किसके निकट हैं बताओ, ये भूमध्य रेखा के निकट है या नहीं है। भूमध्य रेखा से बाहर जा रहे हो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। है जैव विविधता ऊपर को भी, लेकिन इतनी सघन नहीं है। जंतुओं की इतनी प्रजातियां जितनी इन क्षेत्रों में पाई जाएंगी, ऊपर की तरफ वो कम होती चली जाएंगी, और नीचे की तरफ भी कम होती जाएंगी। आर्कटिक की तरफ जाएंगे तब भी कम, अंटार्कटिका की तरफ जाएंगे तब भी कम, समझ गया ना। इस क्षेत्र में जो भूमध्य रेखा, जो अभी मैंने ग्लोब बना करके दिखाया था ना, उसमें सबसे ज्यादा जैव विविधता होगी, समझ गया ना। तो जैव विविधता का ज्यादा आपका क्या है, केंद्रीकरण जो है इस ग्लोब पर, वो कहां है, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंधीय। और इसमें अधिकतर क्षेत्रों में जो महाद्वीप पड़ रहे हैं, उन महाद्वीपों में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, जो सबसे समृद्ध आवास हैं जंतुओं के भी, पक्षियों के भी, कीड़े मकोड़ों के भी, और वनस्पतियों के तो हैं ही, समझ गया ना, वर्षावन। और इसके अलावा ये जो समुद्री क्षेत्र आपको दिख रहे हैं प्रशांत महासागर में, इन क्षेत्रों में भी बहुत ज्यादा क्या होगा, जैव विविधता होगी, क्योंकि समुद्री जीवों के पनपने के लिए ये सबसे उत्तम क्षेत्र होते हैं, ठीक है। तो संसार में जैव विविधता का वितरण ऐसे ही है, ठीक है। तो जैव विविधता सबसे ज्यादा कहां होती है, भूमध्य रेखा के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, समझ गया ना। या जो आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है भूमध्य रेखा के आसपास का, उसमें, उसके ऊपर या नीचे जाने पर, यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर जाने पर भी और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर भी जैव विविधता में क्या आ जाती है, कमी। मतलब जीव जंतुओं की प्रजातियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, समझ गया ना। जैसे आप एक स्थान पर रह रहे हो, समझ रहे हो, मान लो आपका घर है यहां पर, ठीक है, एक तो इसमें रह रहा है मनुष्य, समझ गया ना, दूसरी रह रही है गाय, तीसरी रह रही है बकरी, चौथा कुत्ता, पांचवा क्या, बिल्ली, छठा आपका माल्टा का पेड़ लगा हुआ है, सातवां सेब का पेड़ लगा हुआ है, आठवां आड़ू का पेड़ लगा हुआ है, नौवां धान हो रखा है, समझ गया ना, 10वां मडवा हो रखा है, समझ गया ना, 5-6 प्रकार की दूब और घासें उग रखी हैं, समझ गया ना। तो कुल मिलाकर के आपके आसपास मान लो 25 प्रजातियां हैं। तो आपके घर में कितने प्रकार की जैव विविधता हुई, 25, समझ गया ना। एक आदमी का घर रेगिस्तान में है, उसने घर बना रखा है, समझ गया ना, उसके पास क्या है, एक आदमी है, एक कुत्ता है, एक ऊंट है, समझ गए ना, और एक आध जानवर और है, भेड़ बकरी, समझ गया ना। उसके अलावा उसके घर के बाहर एक बबूल का पेड़ उग रखा है, समझ गया ना, और एक नागफनी का पेड़ उग रखा है, और एक उसके घर के पास आपका खजूर का पेड़ है, समझ गया ना। इसके आसपास 7-8 ही तरह की जीवन है। आपके आसपास कितना था, 25 तरह का जीवन था या नहीं था। इसके आसपास कितने तरह का जीवन है, 7-8। तो किसकी जैव विविधता ज्यादा हुई, आपकी या रेगिस्तान में रहने वाले की, आपकी, यानी कि भिन्नता ज्यादा होगी ना, होगी या नहीं होगी। इनकी भिन्नता क्या होगी, कम होगी, समझ गया ना। आपके पास, आपके आसपास ज्यादा तरह की चीजें हैं, समझ गया ना। तो ये जैव समृद्ध जैव विविधता, इसकी अपेक्षा ये क्या हो जाएगी, समृद्ध। अब इन क्षेत्रों में हजारों प्रकार के तो वनस्पतियां हैं और हजारों प्रकार के ही जंतु हैं, तो यहां जैव विविधता क्या है, ज्यादा। यहां ये हजारों से सैकड़ों में आ जाती है, यहां सैकड़ों से दर्जन में आ जाएगी, यानी कि ऊपर की ओर जैव विविधता क्या हो जाएगी, ध्रुव की ओर
कम। वैसे ही निचले दक्षिण ध्रुव की ओर भी क्या हो जाएगी, कम। दक्षिण की ध्रुव की ओर भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैव विविधता हमेशा भूमध्य रेखा के आसपास ज्यादा रहती है, क्योंकि वो उष्ण कटिबंध है। समझ गया ना, उष्ण कटिबंध का मतलब जो वर्ष में सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त करने वाला पृथ्वी का क्षेत्र है, और जहां वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है। हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा है ना वार्षिक तापांतर। गर्मियों में कितना था टेम्परेचर, 37, 38, 40 डिग्री, और सर्दियों में 0, 1। तो ताप अंतर कितना हो गया गर्मी और सर्दी के बीच, 37 का हो गया ना। गर्मी में 37 था, अभी 0 है, तो 37 डिग्री का अंतर हुआ या नहीं। भूमध्य रेखा पर क्या होगा, जुलाई में भी आपका 35 डिग्री है, तो आपका जनवरी में भी 35 ही डिग्री है, तो वहां तापांतर है ही नहीं, हर समय एक जैसा ताप रहता है। समझ गया ना, तो वहां पर क्या, इसीलिए उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ताप वो बहुत ज्यादा प्राप्त करता है इस वजह से। ठीक है, सब औरों की अपेक्षा। तो ये जो आपका ग्लोब है, अब बात करता हूं मैं हॉट स्पॉट क्या होते हैं। समझ गया ना, क्या है जैव विविधता के हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, हॉट स्पॉट कौन से वाले हॉट स्पॉट, जैव विविधता वाले हॉट स्पॉट, जैव विविधता हॉट स्पॉट। ठीक है, जहां जैव विविधता ज्यादा है लेकिन खतरे में है, उन्हें हॉट स्पॉट बोलते हैं। जैव विविधता क्या है, बहुत ज्यादा है लेकिन क्या है, खतरे में है। दो शर्तें हैं किसी भी जैव आपका विविधता वाले क्षेत्र के लिए हॉट स्पॉट बनने के लिए, दो शर्तें हैं। ठीक है, पहली शर्त यह है कि वहां पर जो हॉट स्पॉट है वहां पर 1500 प्रजातियां 1500 प्रजातियां स्थानिक होनी चाहिए। स्थानिक का मतलब वहां की जो अन्यत्र ना हो, दुर्लभ प्रजातियां। 1500 प्रकार का जीवन कैसा होना चाहिए, दुर्लभ, जो उसी स्थान पर पाया जाता है। कम से कम 1500 प्रजातियां। समझ गया ना, कि उस स्थान पर पाई जाने वाली वनस्पति या जंतु की प्रजाति किसी दूसरे स्थान पर नहीं पाई जाती है। समझ गया ना। और दूसरी शर्त क्या है, उस स्थान का 70% क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के कारण नष्ट हो चुका हो। दो शर्तें हैं किसी भी जैव विविधता स्थल के लिए हॉट स्पॉट होने की। कितनी शर्तें हैं, दो। पहली शर्त यह है कि 1500 प्रजातियां क्या होनी चाहिए, स्थानिक होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त यह है कि उसका 70% क्षेत्र मानवीय गतिविधियों के कारण क्या हो चुका हो, नष्ट, यानी कि ये क्षेत्र क्या है, संकट में है। समझ गया ना, तभी उनको क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल या बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट बोलते हैं। समझ गया ना। पूरी दुनिया में आपके जो जैव समृद्ध क्षेत्र हैं, समझ गया ना, वो 12 बृहद जैव समृद्ध क्षेत्र हैं। कितने, 12 टोटल। समझ गया ना, कितने हैं, ये दो शर्तें हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में 12 जैव समृद्ध क्षेत्र हैं पूरी पृथ्वी में। ठीक है, इन जैव समृद्ध क्षेत्रों में देख लो, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसमें दो हैं। एक है आपका मैक्सिको और एक है मेडागास्कर। उत्तरी अमेरिका में कितने क्षेत्र हैं,
2। 12 जो समृद्ध क्षेत्र हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और ब्राजील। पेरू और ब्राजील, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है जायरे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है जायरे, ठीक है। एशिया महाद्वीप में है भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, और चीन। एशिया महाद्वीप में चीन, भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया, या ओसनिया महाद्वीप में कौन? ऑस्ट्रेलिया। कितने क्षेत्र बताया मैंने? 12। कुल कितने क्षेत्र हैं? 12। 12 में से 2 उत्तर अमेरिका, 4 दक्षिण अमेरिका, 1 अफ्रीका, ठीक, और 1 ऑस्ट्रेलिया, और 4 कहां? एशिया। 4 कहां? एशिया। 4 2 6 2 8 2 8 4 है 12, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 जो आपके क्या हैं समृद्ध जैव विविधता स्थल हैं, वो क्या हैं? मैक्सिको, मेडागास्कर, ठीक है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर और पेरू, 4 हैं। अफ्रीका महाद्वीप में केवल 1 है, कौन सा? जायरे, ठीक है। और एशिया महाद्वीप में 4 हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत और चीन। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 1, ऑस्ट्रेलिया। ये 12 क्या है? समृद्ध जैव स्थल क्षेत्र हैं, जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा क्या जैव विविधता पाई जाती है। समझ गया ना? इन्हें बोलते हैं मैगजीन सेंटर्स। क्या बोलते हैं? मैगजीन सेंटर्स। कितने हैं? 12 मैगजीन सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में, यानी कि ये सबसे ज्यादा जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, और इन्हीं को सबसे ज्यादा खतरा हो गया है। समझ गया ना? तो इनमें से हमने चयन करके पूरी दुनिया में 36 ऐसे क्षेत्र चयनित करे हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट। कितने हॉट स्पॉट हैं? 36 हैं पूरी दुनिया में। इन 12 क्षेत्रों के आसपास से हमने ये लिए हुए हैं। समझ गया ना? 36 क्षेत्र ऐसे हैं जो क्या है? क्या है? हॉट स्पॉट है। क्या है? हॉट स्पॉट, ठीक है। यानी कि जहां पर जैव विविधता तो है, समझ गया ना, बहुत समृद्ध जैव विविधता है, लेकिन उनके लिए खतरा भी उत्पन्न हो गया है। समझ गया ना? ये हॉट स्पॉट जो शब्द है ना, ये आया 1988 में। कब आया? 1988 में। नॉर्मन मोयर्स नामक व्यक्ति ने यह शब्द दिया था। क्या? बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट शब्द का जो जन्मदाता है वो है नॉर्मन मोयर्स। उसने इन सारी चीजों को क्या करा? पहली बार, समझ गया ना, उसने चिन्हित करा कि दुनिया में ये क्षेत्र क्या हैं? सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं, जहां पर
1500 से अधिक प्रजातियां तो ऐसी हैं जो अन्यत्र कहीं पाई नहीं जाती हैं, केवल वहां की स्थानिक हैं। समझ गया ना? तो कितना समृद्ध क्षेत्र होगा वो, समझ गया ना? लेकिन दुर्भाग्यवश मानवीय गतिविधियों के या मानवीय गतिविधियों में जो तीव्र औद्योगिकीकरण है, समझ गया ना, या उपभोक्तावाद है, उसके चलते इन क्षेत्रों को इतनी भयंकर क्षति हुई है कि इनका 70% क्षेत्र क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है। समझ गया ना? और समय के साथ उसकी भरपाई नहीं की गई तो जीवन पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। समझ गया ना? तो इसके लिए उन्होंने, नॉर्मन मॉयर्स ने क्या करा? हॉट स्पॉट शब्द दिया। समझ गया ना? तो पूरी दुनिया में, समझ गया ना, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहे हैं रेड वाले, ये क्षेत्र हैं क्या? हॉट स्पॉट। कितने हॉट स्पॉट हैं? 36 टोटल हॉट स्पॉट है। इसमें से 2 हॉट स्पॉट भारत में भी है, पर्टिकुलर भारत में। वैसे तो भारत के 4 हो जाते हैं, समझ गया ना, लेकिन पर्टिकुलर जो भारत में स्थित है वो 2 है। समझ गया ना? तो वो 2 कौन से हैं वो भी समझ लो, ठीक है? वो 2 कौन से हैं वो भी देख लो आप। ये इंडिया का मैप है, ठीक है? भारत के जो 2 समृद्ध क्या हैं? हॉट स्पॉट हैं, दो समृद्ध हॉट स्पॉट हैं, उनमें एक है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर स्थित क्या है? पर्वतमाला है। समझ गया ना? जिसे पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहा जाता है। क्या बोलते हैं? पश्चिमी घाट या सह्याद्री। समझ गया ना? ये जो पर्वतमाला है वो लगभग लगभग आपके 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैली हुई है। समझ गया ना? और यहां पर टोटल 5916 वनस्पति की प्रजातियां पाई जाती हैं और 300 से भी अधिक आपके जंतु प्रजातियां, ठीक है? और इन 5900 में से भी आधी से अधिक, यानी कि लगभग लगभग 3000 के करीब क्या है? स्थानिक है। इस हॉट स्पॉट होने के लिए कितना जरूरी है? 1500। यहां 3000 से ज्यादा क्या है? स्थानिक प्रजातियां। समझ गया ना? तो ये आपका क्या है? हॉट स्पॉट है। एक हॉट स्पॉट। भारत में सबसे ज्यादा जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाएगी। कहां? सह्याद्री पर्वतमाला। समझ गया ना? इसका नीलगिरी है, साइलेंट वैली है। समझ गया ना? इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं, नीलगिरी जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी बना था, भारत का पहला क्या जैव आरक्षित क्षेत्र बना था, वो क्या बना था? नीलगिरी। इसी पर्वतमाला में है। यहां पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला का जो आपका बॉर्डर एरिया है, उस पूरे एरिया में ये नीलगिरी पर्वतमाला है जो इसी सह्याद्री का हिस्सा है। उसमें बहुत ज्यादा जैव विविधता है। समझ गया ना? ये पूरा क्षेत्र जैव विविधता के लिए जाना जाता है। समझ गया ना? क्योंकि ये पहाड़ है ऐसा। समझ गया ना? और यहां जो इधर भारत में आने वाला जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसकी अरब सागर की शाखा सबसे पहले बार टकराती है किससे? इसी सह्याद्री पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से। और जब ये उठ करके यहां बादल बनाती हैं तो बारिश होती है किस क्षेत्र में? यहां, इस क्षेत्र में। और ये क्षेत्र 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है पूरे साल भर में। समझ गए ना? जब किसी क्षेत्र में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो वहां के पौधों को पत्तियां गिराने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त जल रहता है। कोई भी पौधा पत्तियां क्यों गिराता है? जल संचय के लिए, जल संरक्षण के लिए। समझ गए ना? जैसे सर्दियों में कोई पौधे आपके पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें पता है ना जमीन के अंदर पानी नहीं है, और पत्ते क्या करेंगे? वाष्पोत्सर्जन से सारा पानी नष्ट कर देंगे, इसीलिए गिरा देते हैं। रेगिस्तान के पौधे पत्तियां ही धारण नहीं करते हैं क्योंकि वहां पानी है ही नहीं। एक एक बूंद क्या जुटाना बड़ा मुश्किल है, और पत्तियां ऐसे ही क्या उसके रोम छिद्रों से वो वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा।
तो वहां पर पत्तियां ही नहीं होती हैं, पैक्ड होते हैं तने, तने ही हरे हो जाते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया जो आपके प्रकाश संश्लेषण है वो पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, उनके तनु में ही उपस्थित होता है। जैसे नागफनी या कैक्टस के पौधे आपने देखे होंगे ना, उनके तने ही क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, तो वो अपना काम चला लेते हैं, पत्तियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। वर्षा वनों में क्या है, खूब पानी है जड़ों में, समझ गया ना, पौधा अपना क्या बढ़ता जाएगा, समझ गया ना, भोजन बनाता रहेगा, अपना विकास करता रहेगा, वाष्पोत्सर्जन भी करता रहेगा, साल भर उसे कमी है ही नहीं। तो वहां कैसे वन होंगे, सदाहरित वन होंगे, समझ गया ना। तो पश्चिमी घाट का जो आपका पश्चिमी ढलान है, ये पूरा इधर वाला जो एरिया है इसका, समझ गया ना, ये पूरा क्या है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय तो होगा ही, ये है भारत में क्या, कर्क रेखा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच तक का क्या क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये ग्लोब पर ये 0 डिग्री है, ये कर्क रेखा है 23 डिग्री में, ये क्या है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, इसके बीच का क्षेत्र क्या है, उष्ण कटिबंध ना। तो भारत में ये जो रेखा है कर्क रेखा, यहां से गुजर रही है, 8 राज्यों से गुजरती है ना, तो इसके नीचे का क्षेत्र कहां आया बताओ, इसमें आया ना उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध तो है ही, और मानसून से अत्यधिक वर्षा होती है, तो यहां पर जो वन पाए जाते हैं वो वन कैसे वन है, उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। अब वर्षा वन है तो मैंने क्या बोला, खूब सारा खाना, और खूब सारा खाना है तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी जंतु, कीड़े मकोड़े, और उन कीड़े मकोड़े और शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले क्या, पक्षी और मांसाहारी जंतु। खाद्य श्रृंखला ऐसे ही तो काम करती है ना, समझ गया ना, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे की उपलब्धता दूसरे के लिए क्या अनुकूल दशा पैदा कर देगी। तो इस तरीके से क्या एक खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल बन जाता है, तो उस क्षेत्र में जैव विविधता अधिक हो जाती है। तो भारत में एक तो जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है, ये, लेकिन ये हॉट स्पॉट भी है, क्योंकि जैव विविधता के लिए जो दशाएं हैं वो तो सब है ही। दूसरी चीज क्या है, नुकसान हो रहा है इस क्षेत्र को, मानवीय आबादी के हस्तक्षेप के कारण ये क्षेत्र अपने अस्तित्व को धीरे धीरे गंवाते जा रहा है, इसीलिए ये क्या बन गया, हॉट स्पॉट भी बन गया। ठीक है, समझ गए। दूसरा कौन सा है हॉट स्पॉट, हिमालय। दूसरा हॉट स्पॉट कौन सा है, हिमालय। ये बीच में आपको गैप इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें नेपाल और बर्मा आ जाते हैं, बाकी इंडिया का हिस्सा आपको रेड दिख रहा होगा, समझ गया ना। लगभग 7,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस हिमालयी क्षेत्र में 10,000 वनस्पतियों की प्रजातियां हैं, समझ गया ना, और उनमें से 3160 प्रजातियां 3160 प्रजाति क्या है, स्थानिक। स्थानिक का मतलब क्या बताया तो मैंने आपको, जो यहीं पाई जाती है। 3160 प्रजातियां स्थानिक हैं। मान लो बुरांस का पौधा है, वो हिमालय में ही मिलता है आपको, कहां मिलता है, हिमालयी पौधा है ना, लिखते हो ना, बुरांस क्या है, एक हिमालयी पौधा। तो ऐसे ही स्थानिक प्रजातियां, समझ गया ना। आपको पता है जो फूलों की घाटी है चमोली में, आपने पढ़ा होगा कि फ्रैंक स्माइथ वहां से कितने 250 प्रकार के पौधों के क्या बीज ले गया था, तो 250 प्रकार के तो वहां क्या है, फूल ही हैं, अन्य प्रजातियां अलग हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये क्षेत्र कितना समृद्ध है जैव विविधता की दृष्टि से, समझ गया ना। यहां 10,000 से अधिक क्या है, 10,000 से अधिक आपके वनस्पतियों की प्रजातियां हैं, जिसमें से 3160 प्रजातियां क्या है, स्थानिक, जो यहीं पाई जाती है। और हॉट स्पॉट होने के लिए कितनी चाहिए, 1500, समझ गया ना। और दूसरी चीज, यहां जंतुओं की प्रजातियां भी 300 से अधिक है, समझ रहे हो। तो कुल मिलाकर के ये जैव समृद्ध क्षेत्र तो है ही, लेकिन हॉट स्पॉट भी है, क्योंकि इस क्षेत्र में भी मानवीय हस्तक्षेप के कारण बहुत अधिक नुकसान हो रहे हैं, समझ गया ना। तो भारत में टोटल जो 36 क्या है, 36 हॉट स्पॉट हैं पूरी दुनिया में, समझ गया ना। उसमें से भारत में कितने हैं, दो किसमें है, भारत में। भारत में कौन कौन से वाले हैं, एक तो कौन है, पश्चिमी घाट। अगर सह्याद्री कहे तो भी यही है, एक नाम इसका सह्याद्री भी है। स्थानीय लोग पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जानते हैं, समझ गया ना। और एक दूसरा है कौन सा,
हिमालय। हिमालय में भी आपका पूर्वोत्तरी हिमालयी जो भाग है, हिमालयी भाग में जो पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है, जिसमें आपका कौन है, असम, मेघालय, समझ गए ना, आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है, ये वाले जो क्षेत्र हैं इसमें ज्यादा है। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वाला क्षेत्र है वो भी इसमें आ जाता है, समझ गया ना, इसमें ज्यादा है। कौन से वाले, पूर्वोत्तर हिमालय, समझ गया ना। पश्चिम हिमालय की ओर थोड़ा कम हो जाती है, समझ गया ना, लेकिन फूलों की घाटी जैसे क्षेत्रों में, किन्हीं आपके एक सीमित क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जैव विविधता भी है। तो संपूर्ण हिमालय जो लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, उसमें भी आपका हॉट स्पॉट बन गया है। दूसरा हॉट स्पॉट, एक तो सह्याद्री है, दूसरा कौन सा है, हिमालय, ठीक है। इसके अलावा आपके 2 क्षेत्र और हैं, समझ गया ना, 2 क्षेत्र जो पूर्ण रूप से इंडिया में नहीं है, समझ गया ना। एक क्षेत्र तो है आपका इंडो बर्मा क्षेत्र, जिसमें थोड़ा बहुत हिस्सा चीन का आ जाता है। बर्मा किसे बोलते हैं, म्यांमार को, समझ गया ना, म्यांमार वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है। दूसरा यहां से निकल करके जो आप इधर गए थे अभी इंडोनेशिया की तरफ को, इसे बोलते हैं सुंडा क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सुंडा। सुंडा जलसंधि है ना यहां पर, जो प्रशांत महासागर को किससे जोड़ रही है, हिंद महासागर के साथ, समझ गया ना। उसी के नाम से इस क्षेत्र को क्या, सुंडा क्षेत्र बोलते हैं। एक क्षेत्र ये भी है। वैसे कंबाइंड रूप से भारत के 4, क्योंकि सुंडा में आ जाता है भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसीलिए कंबाइंड हो जाता है। अंडमान निकोबार भी क्या है, वर्षावन क्षेत्र है भारत का, और अच्छी खासी जैव विविधता है यहां पर, समझ गया ना। ये क्षेत्र किसके साथ गिना जाता है, सुंडा क्षेत्र के साथ। और नॉर्थ ईस्ट का कुछ हिस्सा गिना जाता है किसके साथ, इंडो बर्मा क्षेत्र के साथ, समझ गया ना। इसीलिए वैसे कहोगे तो 4 हैं, लेकिन पर्टिकुलर भारत में कितने हैं, 2 हॉट स्पॉट है। कितने, 2 हॉट स्पॉट है, ठीक है। एक पश्चिमी घाट और एक कौन सा, हिमालय, यानी कि हिमालय का भी कौन सा वाला भाग, पूर्वोत्तर हिमालय वाला भाग, ठीक है। तो ये जैव विविधता और जैव विविधता हॉट स्पॉट है, ठीक है। समझ गए इसको, समझ में आया अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो इसमें इतना ही कर रहे हैं।